नमस्कार दोस्तों, मैं मौर्य अखिलेश कुमार काफ़ी दिनों बाद फिर से आया हूँ यूट्यूब पे। तो मैंने जो सीरीज़ चला रहा था उसी को फिर से आगे हम बढ़ाते हैं और शारीरिक शिक्षा के लिए जो मानव रचना विज्ञान और फिजियोलॉजी का जो सीरीज़ था उसका छठा भाग लेके आया हूँ। उसमें है हमारा शारीरिक गुहा यानी बॉडी कैविटी। तो अगर प्रयास मेरा अच्छा लगता हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको इस वीडियोज़ को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए अब हम अपना टॉपिक चालू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया बॉडी कैविटी क्या है, तो सबसे पहले जान लें हम शरीर में बहुत सी खाली जगहें होती हैं। जैसे कि हमारे लसिका की नलिकाएं हो गई जिसमें लिम्फेट द्रव बहता है और उसके साथ साथ ही हमारी जो रक्त वाहिनियां होती है तो उनके अंदर भी खाली जगह होता है जिसके अंदर रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। तो उसके साथ साथ ही और भी शरीर में जगह खाली होते हैं जैसे पेट हुआ, सिर हुआ, हृदय। तो अगर इनमें से पेट के अंदर जो भी हमारे लीवर्स, किडनी, पेनक्रियाज, स्टमक है उनको अगर निकाल दिया जाए तो एक प्रकार से खाली गड्ढा बच जाता है। तो इसी को हम कैविटी कहते हैं। कैविटी का मतलब होता है गुहा, यानी कि जैसे हम जंगलों की बात करें तो जंगल की जब हम बात करते हैं तो पहले समय में देखा जाए तो जो मनुष्य जंगल में रहते थे या जानवर तो अपने को सुरक्षित करने के लिए पहाड़ों के अंदर जो गुफानुमा बना रहता तो उसमें ही चले जाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। उसी तरह शरीर के अंदर भी खाली जगहें थी जिसमें जो आंतरिक अंग है उसको व्यवस्थित किया गया और बाहरी आघातों से उनको बचाया जाता है। तो उसी को हम गुहा यानी कैविटी कहते हैं। तो ये जो शारीरिक गुहाएं होती है थी, शारीरिक गुहाओं के अंदर एक द्रव होता है और उस द्रव के माध्यम से ही हमारे जो इंटरनल अंग होते हैं वो एक तरह से व्यवस्थित रहते हैं और आपस में कभी वो रगड़ नहीं खाते, यानी उनके बीच कभी घर्षण नहीं होता। तो जब हम गुहाओं के प्रकार की बात करें, अच्छा एक बात आप लोग को बता दूं कि जो भी मैं ये स्लाइड बना रहा हूँ ना ये डिटेल में बनाता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि अलग से हमको पीडीएफ प्रोवाइड करें, तो ऐसा मैं नहीं कर पाता। तो आप लोग वीडियोज को ही नोट डाउन कर लें, जो भी इसमें स्लाइड्स शामिल किया गया उसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो हम बता रहे थे आप लोग को गुहाओं के प्रकार यानी टाइप ऑफ कैविटी। तो कैविटी देखिए दो प्रकार के मुख्य रूप से होता है। वैसे शरीर में बहुत सी गुहाओं का अध्ययन करेंगे तो बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है, तो उसको एक शार्ट में करके बनाया गया। तो मुख्य रूप से दो प्रकार की गुहाएं बनती है। अबुद्धि गुहा को हम वेंट्रल कैविटी कहते हैं और पृष्ठीय गुहा दूसरा होता है उसको हम डोर्सल कैविटी कहते हैं। इससे पहले हम शारीरिक अध्ययन के लिए जो टर्मिनोलॉजी वाली वीडियो अपलोड किए थे उसमें बताया गया था कि डोर्सल क्या है, वेंट्रल क्या है। तो जो डोर्सल होता है वो हमारे शरीर के सामने की ओर का भाग होता है। जैसे हम कहते हैं कि वेंट्रल वेंट्रल का मतलब होता है शरीर के सामने का भाग, यानी कि फेस, हृदय, चेस्ट हुआ, स्टमक हुआ, ये हमारे शरीर के सामने के भाग है। तो इन ये सामने के पोजीशन में जो भी गुहाएं होगी यानी गड्ढा होगा उनको हम वेंट्रल कैविटी कहते हैं। ठीक वैसे ही हमारा पृष्ठीय भाग यानी कि पीछे का भाग, पीठ की ओर का भाग जो होता है उसको डॉर्सल कैविटी कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे वेंट्रल कैविटी में दो चीज़ें, थोरैसिक कैविटी यानी वक्षीय गुहा जो शरीर के ऊपर की गुहा होती है, जैसे हमारा छाती हुआ, चेस्ट होता है उसके अंदर की गुहाएं। और दूसरा गुहा पढ़ेंगे हम एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी यानी कि उदर श्रोणीगत, हमारी पेट की गुहा और जो पैल्विक गर्डल होती है उसके अंदर जो गुहाएं होती है उसको दोनों को जब हम कॉमन रूप से बोलते हैं पैल्विक कैविटी बोला जाता है। और पृष्ठीय गुहा में दो गुहाएं का अध्ययन किया जाता है। पहला होता है कपालीय गुहा जिसको क्रेनियल कैविटी कहते हैं, जो सिर का भाग होता है उसको कपालीय गुहा कहेंगे। जैसे कि सिर जो आठों बोन्स होती है उसके अंदर जो तो पूरी हमारी तंत्रिका तंत्र व्यवस्थित ढंग से शामिल होती है। तो
अगर उन सबको निकाल दिया जाए तो एक खोखला भाग बन जाता है, तो उसको ही हम कपाली गुहा कैविटी कहते हैं। और दूसरा होता है स्पाइनल गुहा, जिसको हम स्पाइनल या वर्टेब्रल कैविटी कहते हैं। यानी कि अगर हम समझे स्पाइनल कैविटी को, तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके बीच में, आगे हम इसको चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग को। तो जो खोखला भाग होता है उसको ही हम स्पाइनल कैविटी कहते हैं। इसमें उसमें हमारी तंत्रिकाएं, तंत्र जो होती है वो रहती हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए दिया गया है कि वेंट्रल कैविटी क्या है और पृष्ठीय कैविटी क्या है। वेंट्रल कैविटी जो होती है शरीर के सामने, जैसे पेट, पैल्विक, थोरैसिक क्षेत्र मिलकर बनता है। और पृष्ठीय डोर्सल जो होता है इस प्रकार की गुहा जो हमारे सिर और स्पाइनल कॉर्ड में स्थित खोखले क्षेत्र से मिलकर बनती है। तो हम पहला गुहा का इसमें सबसे पहले चर्चा करते हैं, वक्षीय गुहा, जो थोरैसिक कैविटी क्या है, इसकी संरचना के बारे में, इसके कार्य के बारे में जानते हैं और इसकी स्थिति के बारे में जानते हैं कि ये संरचना कैसे बनती है। वक्षीय गुहा, थोरैसिक कैविटी किस प्रकार से बनती है। तो सबसे पहले जो शरीर का ऊपरी भाग में पहले तो ये इसकी स्थिति हम जान लेते हैं कहाँ पे। तो ये शरीर के ऊपरी स्थित भाग में स्थित होता है और ये कैविटी चारों ओर से, यानी कि साइड से हमारी जो पसलियाँ होती है उनसे घिरी होती है। और उसके साथ साथ उस पसलियों को जोड़ने के लिए जो हमारे इंटरकास्टल मसल्स होते हैं, उनको हम हिंदी में अंतरा पार्श्विक पेशियाँ कहते हैं, उनसे घिरी होती है। आगे हमारे स्टर्नम एक होती है जहाँ पे हमारी जो पसलियाँ होती है सब आगे आके जिस हड्डी से जुड़ी होती हैं उसको हम स्टर्नम कहते हैं, जिसकी संख्या 1 होती है। तो आगे की ओर स्टर्नम से हो जाती है। और जब हम अब पीछे की जब बात करें तो जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है उसको इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं, पीछे से वो घेरी रहती है। और नीचे की ओर डायफ्राम स्थित होता है, जिसको हम देखिए चित्र में समझते हैं कि आगे की ओर एक स्टर्नम हड्डी होती है और उसके बाद जो होती है हमारी जो ये रिब्स होती हैं, ये आगे की ओर से घेरी रहती है लंग्स को, हृदय को। पीछे की ओर हमारी वर्टेब्रा होती है और नीचे की ओर हमारी डायफ्राम स्थित होती है। तो इन सबसे ये घिरा हुआ एक खोखला क्षेत्र बन जाता है, जिसके अंदर हमारा फेफड़ा और हृदय स्थित होता है। तो इसको हम वक्षीय गुहा, थोरैसिक कैविटी कहते हैं। दोनों चित्रों से स्पष्ट रूप से समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। तो देखिए, तो फिर आगे क्या करते हैं हम, चूंकि वक्षीय गुहा जो थोरैसिक कैविटी होती है इसमें 2 चीज़ें स्थित होती है। एक तो हमारा लंग्स, फेफड़ा स्थित होता है और दूसरा फुफ्फुसीय, जिसको हम फुफ्फुसीय गुहा कहते हैं, प्लूरल कैविटी कहते हैं। और इसका दूसरा भाग होता है, इसमें हृदय स्थित होता है, उसके लिए भी एक खोखला संरचना अलग से बनी होती है, जिसको हम परिहृदय यानी पेरिकार्डियल कैविटी के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात हमारी जो वक्षीय गुहा है 2 भागों में बांट दी जाती है, एक लंग्स के लिए और एक हृदय के लिए। तो जो फेफड़े के लिए होती है उसको फुफ्फुसीय गुहा कहते हैं और जो हृदय के लिए होता है वो परिहृदय गुहा यानी पेरिकार्डियल कैविटी के नाम से जानते हैं। तो जो हमारे फुफ्फुसीय गुहा होती है, प्लूरल कैविटी, देखिए ये हमारी जो फेफड़ा होती है दाएं और बाएं दोनों साइड में स्थित होती है। और उनके बीच में एक, जब दोनों लंग्स जो होते हैं उनके बीच में एक जगह खाली बन जाता है, वही हमारा हृदय का कैविटी बनता है। और उस खाली जगह को हम मीडियोस्टाइनम यानी कि मध्य स्थानिका, एक जोड़ का जहाँ पे ये दोनों लंग्स एक दूसरे के यहाँ जुड़ते हैं उसको हम मीडियम स्टाइनम, मध्य स्थानिका कहते हैं। और उसके द्वारा ही वो दोनों हमारे फेफड़े अलग होते हैं। और इस मध्य स्थानिका में ही जो खाली जगह बचता है दोनों के अलग होने के बाद, दोनों फेफड़ों के अलग होने के बाद, तो उसके अंदर हृदय, महाधमनी, महाशिरा, ग्रास नली, श्वास प्रणाल, थाइमस ग्रंथियाँ स्थित होती है। तो इसको हम चित्र में एक बार देखते हैं कि देखिए जो हमारी फुफ्फुसीय गुहा की बात करते हैं, ये पसलियों और हमारी जो इंटरकास्टल मसल है, डायफ्राम, स्टर्नम, इन चारों ओर से घेरी होती है। साथ में ही
साथ में ही इनके बीच में एक खोखला सा जो जगह मिलता है हम लोग को, यहाँ पे एक छोटा सा खोखला जगह मिलता है, ठीक। तो उसके अंदर ही हमारा हृदय, महाधमनी, महाशिरा, थाइमस ग्रंथि स्थित होती है। एक प्रश्न यह बनता है, थाइमस ग्रंथि, देखिए जब बच्चे होते तो वहाँ थाइमस ग्रंथियाँ होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वो ग्लैंड खत्म हो जाती है, और प्रश्न बनता है कि मतलब वयस्क अवस्था में कौन सी ग्रंथि खत्म हो जाती है, तो वो होती है थाइमस ग्रंथि। तो जैसे कि मैंने फुफ्फुसीय गुहा के बारे में बता रहा था, तो इसमें ये क्या है, चारों ओर से एक पिंजरानुमा घिरा हुआ है और उसके अंदर फेफड़ा स्थित है, उसको ही हम फुफ्फुसीय गुहा कहते हैं। फुफ्फुसीय गुहा किसको हम कहेंगे, जैसे कि एक छोटे से चित्र में दिखाया गया है कि जो हमारी लंग्स के चारों ओर से कवर करती है जो परत, उसके बीच में, दो परतों के बीच में एक छोटा सा जगह होता है, और उसमें हम एक खाली जगह होता है, और खाली जगह में द्रव द्रव लिक्विड भरा होता है, ताकि मतलब बाहरी जो आघात पड़ता है तो वो तरल पदार्थ है उस आघात को न्यूट्रल कर देता है। और दूसरी गुहा है पेरिकार्डियम गुहा। पेरिकार्डियम गुहा जो है हृदय के आसपास का क्षेत्र होता है, और इसमें पेरिकार्डियम जो हमारे होते दो परतों के बीच में बना एक स्थान होता है, और उनके बीच सीरस द्रव होता है वो स्थित होता है। अगर हम आमतौर पर देखें तो द्रव बहुत ज़्यादा नहीं होता। इस द्रव जो सीरस द्रव होता है पेरिकार्डियम कैविटी में, ये हृदय हृदय के चारों ओर स्थित होता है, ताकि हृदय जब पंप करता है तो छोटा और बड़ा होता रहता है, तो उसके वजह से जो उनके और दीवारों और दूसरे अंगों के संपर्क में आता है, तो वो प्रभावित न होकर उनके अंदर एक फिसलन बना रहे, ताकि घर्षण न हो, और वो हृदय मुक्त रूप से यानी स्वतंत्र रूप से अपनी गति को जारी रखे। जैसे कि चित्र में दिखाया गया कि ये हृदय का भाग है, और उसके एक जो हमारे कैविटी बन रही है उसके बाहरी परत को लेके एक बड़ा चित्र में दिखाया जा रहा है कि कैसे कहाँ पे हमारी पेरिकार्डियम कैविटी होती है। तो जो हृदय का एक इंटरनल पार्ट हो जाता है और बाहरी पार्ट, तो जो कैविटी का लेयर होता है, तो इनके बीच में जो हरा ग्रीन दिखाया जा रहा है वो एक सीरस द्रव स्थित होता है। और जब हृदय, जिसके माध्यम से ही हृदय बाहरी दूसरे अंग जैसे अगर लंग्स या महाधमनी, महाशिरा, थाइमस ग्रंथि के संपर्क में आने पर भी उसके अंदर घर्षण न होकर फिसलन हो जाता है, और हृदय अपना काम को स्वतंत्र रूप से काम करते रहता है। और उसके साथ ही साथ ये द्रव जो होता है हृदय को संक्रमण से भी सुरक्षा देती है। अगर हम बात करें पेरिकार्डियम शब्द आया कहाँ से, तो पेरिकार्डियम में जो पेरी शब्द होता है, वो पेरी का मतलब होता है आसपास, और कैनेडियन का मतलब होता है दिल। और ये दोनों लैंग्वेज, पेरी और कैडियन, दोनों ग्रीक लैंग्वेज है। अब जो हमारी वेंट्रल कैविटी था उसका पहला पार्ट खत्म हुआ, अब दूसरा जो भाग था वो था उदर श्रोणीगत गुहा, यानी कि एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी की अब हम बात करेंगे। तो हम ये जान लें कि जो एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी होती है थोरेसिक कैविटी के ठीक नीचे, यानी कि इसकी संरचना, इसकी बनावट हमारी डायफ्राम के नीचे से शुरू होती है, और हमारी जो पैल्विक गर्डर होती है वहाँ पे जाके ख़त्म होती है। यानी जो पैल्विक क्षेत्र हमारा होता है वहाँ पे ये ख़त्म होती है। तो अगर इसकी संरचना की बात करें तो ऊपर की ओर डायफ्राम, नीचे की ओर पैल्विक होता है, और सामने की ओर पेट के सामने जो होता है हमारी मांसपेशियाँ होती है, और पीछे की ओर हमारे वर्टेब्रा यानी कि डिस्क होते हैं। और ये जो एब्नो पैल्विक कैविटी होती है उदर श्रोणीगत गुहा, इसको दो भागों में अध्ययन को और आसान बनाने के लिए हम कर लेते हैं। पहला होता है एब्डोमिनल कैविटी, यानी सिर्फ पेट की भाग में जो गुहाएं होती है उसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। और दूसरा जो कैविटी बनता है यहाँ पे वो होता है पैल्विक कैविटी, जिसको हम श्रोणी गुहा यानी जो पैल्विक क्षेत्र होता है। और इन दोनों के बीच में कोई अलग करने के लिए अंग शामिल नहीं होता। जैसे हम थोरेसिक और एब्डोमिनो
पैल्विक कैविटी की बात की तो बीच में डायफ्राम आता है, लेकिन उदरी ये एब्डोमिनल और पैल्विक कैविटी के बीच में कोई दूसरा अंग या भाग नहीं आता। ये एक काल्पनिक रेखा के माध्यम से ही इनको हम डिवाइड करते हैं। तो जो हमारी उदरी गुहा थी, सॉरी, जो हमारा तो इसमें हम एब्डोमिनल कैविटी की बात करेंगे, उदरी गुहा की। तो उदरी गुहा की जो संरचना होती है, आगे की ओर हमारी जो पेट होता है, पेट के सामने की ओर उदरी भित्ति होती है, और पीछे की ओर जो हमारी सॉरी डिस्क होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, तो उसका जो लंबर क्षेत्र होता है, लंबर एरिया, उसकी वर्टेब्रा और उसके साथ साथ पीछे की जो उदरीय मांसपेशियां होती हैं शामिल होती हैं, और नीचे की ओर जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके नीचे की ओर पसलियां और उदरीय भित्ति की पेशियां ही शामिल होती हैं, और ऊपर इसके डायफ्राम होता है। और ये जो होते पैल्विक कैविटी से एक काल्पनिक रेखा खींच दी जाती है, उसके माध्यम से अलग हो जाती है। देखिए, एक बात होती है कि इन सब का हम डिवाइडेशन क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए रचना विज्ञान बहुत बड़ी एक विस्तृत अध्ययन है। उसको याद करने के लिए, अध्ययन को और आसान बनाने के लिए हम इसको छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है कि हमारी उदरी गुहा जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें क्या क्या स्थिर होता है और इसकी संरचना क्या है। इसमें स्थिरता को आप देखें तो लीवर है, स्टमक है, पेनक्रियाज है, पित्ताशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत शामिल की जाती है। और ठीक इसके बाद की नीचे जो जननांग हमारे स्थित होते हैं वो हमारी पैल्विक गर्दन में होते हैं, इसलिए उनको पैल्विक कैविटी के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि इसकी संरचना भी आप देख सकते हैं, पीछे की ओर हमारा लंबर क्षेत्र पड़ जाता है, ऊपर डायफ्राम, नीचे पैल्विक कैविटी हो जाती है, और आगे की ओर एब्डोमिनल मांसपेशियां होती हैं। अब आते हैं श्रोणीगत गुहा पैल्विक कैविटी में। तो पैल्विक कैविटी भी आगे की ओर जो हमारी जननांग होती हैं, यानी कि जो हमारी क्रॉक्सी बोन होती है, रीढ़ की हड्डी का भाग का जो अंतिम सिरा होता है, वो जिस एरिया में स्थित होता है उस या जननांग कहें जिस भाग में स्थित होता है उसको हम पैल्विक कैविटी के नाम से जानते हैं। और ये नीचे की ओर जो होता है, नीचे जो पैल्विक कैविटी के नीचे का भाग होता है, वहाँ पे भी मांसपेशियाँ ही होती है, और ऊपर की ओर एब्डोमिनल कैविटी स्थित होती है। तो इस तरह हमने जो अभी तक पढ़ा कि जो हमारे वेंट्रल कैविटी है उसके भागों के बारे में एक संक्षेप में अध्ययन किया। उसके साथ ही जो हमारी दूसरी कैविटी होती है, डॉर्सल कैविटी, यानी कि पीछे की ओर, पीठ की ओर की कैविटी है, इसको भी दो भाग में हम डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। एक होता है कपालीय गुहा, जिसको क्रेनियल कैविटी, अर्थात सिर का भाग जो होता है उसको हम कपालीय गुहा यानी क्रेनियल कैविटी कहते हैं। और स्पाइनल गुहा का मतलब होता है जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है उसके अंदर जो रिक्त स्थान होता है, खोखला भाग होता है, उसको हम स्पाइनल कैविटी के नाम से जानते हैं। तो कपालीय गुहा की अगर हम बात करें तो कपालीय गुहा जो होता है इंट्राक्रैनियल स्पेस के रूप में भी जाना जाता है, यानी हमारी जो कपालीय गुहा है उसको इंट्राक्रैनियल स्पेस के रूप में भी नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हमारी जो क्रेनियल बोन, सिर की जो बोन होती है उनको क्रेनियल बोन कहते हैं। इसी आधार पर इसको इंट्रा मतलब अंदर की ओर, यानी क्रेनियल बोन जो होती है उसके अंदर का जो भाग होता है उसको क्रेनियल कैविटी कहते हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि इन जो हमारी 8 बोन होती हैं, हड्डियां होती है, उसको न्यूरोक्रैनियल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो होती है ना 8 बोन हमारी, ये हमारे सिर के अंदर जो भी हमारी तंत्रिका सिस्टम स्थित होती है उसको चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करती है। अगर उनके अंदर से जो हमारा सेरेबलम है, पूंछ है, इन सबको हटा दिया जाए तो एक खोखला क्षेत्र सिर्फ बन जाता है। तो इसी को हम कपालीय गुहा कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ये एक क्रेनियल कैविटी के रूप में हम दिखा रहे हैं आपको कि ये हमारी बोन्स जो कलर में दिखाई दे रही है, ये एक मिनट, ये हमारी
क्रेनियल कैविटी का एक रूप है, ऊपर से जो बाहरी आवरण आवरण की ओर से दिखाया जा रहा है, कई भागों में डिवाइड है। और इसके अंदर जो ये पार्ट होता है, तो इसके अंदर जो हमारी तंत्रिका सिस्टम शामिल होता है, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारी हड्डियां ऊपर से चारों ओर आवरण के रूप में काम करती है। तो इस क्षेत्र को हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं। अब आते हैं दूसरे कैविटी, डोर्सल कैविटी के दूसरे भाग में आते हैं, तो स्पाइनल कैविटी की बात करेंगे। तो ये जो होता है, हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है, उस रीढ़ की हड्डी में एक, चूंकि हम जानते हैं कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो गर्दन से लेके नीचे क्रॉक्सी तक यानी पैल्विक तक लंबी होती है और पतली होती है। तो उसी के हिसाब से ये कैविटी भी उतनी लंबी और बहुत सकरी टाइप की होती है, और जिसमें हमारी पूरी स्पाइनल कार्ड की जो तंत्रिकाएं होती है उसमें शामिल रहती हैं। और उन्हीं तंत्रिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उनका मार्ग प्रशस्त करने के लिए उसके अंदर एक छोटा सा छिद्र, जो जगह रहता है, उसी को स्पाइनल कैविटी कहते हैं। जैसे कि ये हमारी एक रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक। तो इनके अंदर जो डिस्क होता है, जैसे कि ये आगे का डिस्क, जो हमारी रीढ़ की हड्डी का आगे का भाग है, ये पीछे की भाग है, ठीक। तो इसके अंदर अब हम बात करेंगे, तो इसके अंदर ये खाली जगह बन जाता है। इस खाली जगह के अंदर ही हमारी तंत्रिकाएं पूरा सर्व करती हैं और आती जाती है, और यही मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी का भाग होता है, हमारी तंत्र का मुख्य भाग होता है। तो इसमें ही के अंदर जो ये कुछ हल्का हल्का आपको इसमें दिखाई दे जाता है कि एक अलग रंग का कलर दिखाई दे रहा है। तो इसी में ही हमारी जो तंत्रिकाएं होती हैं वो आती हैं और जाती हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान इन्हीं के माध्यम से होता है। इसमें रिक्त स्थान होता है, उसी को ही हम वर्टेब्रल कैविटी स्पाइनल कैविटी के नाम से इसको हम जानते हैं। अब एक अंतिम गुहा के बारे में पढ़ेंगे, क्या है इसके बारे में। तो ये है सीरस गुहा। सीरस गुहा की बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, हमारा पेरिकार्डियम गुहा जो हमारे दिल के हृदय के आसपास होती है, हृदय को प्रोटेक्ट देती है। उसके बाद दूसरा होता है फुफ्फुसीय गुहा, जो हमारे फेफड़ों को प्रोटेक्ट देती है, सुरक्षा प्रदान करती है और फेफड़े के चारों ओर आसपास रहती है। और तीसरी गुहा जो होती है वो होती है पेरिटोनियल गुहा। पेरिटोनियल गुहा, सॉरी एब्डोमिनल, यहाँ गलत टाइप हो गया हमसे, यहाँ पे एब्डोमिनल गुहा हो, यानी कि उदरीय गुहा होना चाहिए था यहाँ पे। ये हमारा जो भाग है ये उदरीय गुहा कहलाता है। तो यहाँ पे जो होता है, ये पेट के जो अंग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्ट देता है, उसके चारों ओर से इसको घेरे रहता है। तो इन जब तीनों गुहाओं को हम मिला के एक शब्द में अगर कहते हैं तीनों गुहाओं को, जैसे पेरिकार्डियम गुहा, फुफ्फुसीय गुहा, पेरिटोनियल गुहा, तो सॉरी उदरीय गुहा, तो इसको हम सीरस गुहा के नाम से भी जानते हैं। और गुहाओं का साथ में ही हम आपको अर्थ भी बताते गया कि उसका महत्व क्या है, उनका कार्य क्या होता है। तो देखिए, गुहाओं का मतलब होता है कि हमारे जो इंटरनल अंग्स होते हैं वो एक गड्ढानुमा आकृति शरीर के अंदर जहाँ है, उसमें उसको क्रमबद्ध रूप से संरचना के माध्यम से उसको स्थिर किया गया, फिट किया गया। जैसे हमारे मस्तिष्क से हुआ, मस्तिष्क के जो 3 पार्ट हो जाते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम, तो इनको जहाँ सुरक्षा प्रदान की गई है। फिर हमारे हृदय को, फेफड़े को, पेट की जो भाग होते हैं, हमारे जननांग हैं, उनको एक सुरक्षा प्रदान जिसके माध्यम से की जाती है, उसको ही कैविटी कहते हैं, ठीक। जैसे कि अगर हम फिर से एक बार रिवीजन के रूप में देखें, तो हमारी जो कैविटी होती है वो दो भागों में बांट दी जाती है। वेंट्रल कैविटी यानी कि सामने की ओर की गुहाएं, डोर्सल कैविटी
पृष्ठीय कैविटी, डॉर्सल कैविटी जो होती है यानी पृष्ठीय कैविटी, वो दो भागों में बांट दी जाती है, स्पाइनल कैविटी और क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी जो मस्तिष्क का एरिया होता है क्रेनियल कैविटी कहलाता है, और जो स्पाइनल यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर जो खोखला भाग होता है उसको हम स्पाइनल कैविटी कहते हैं। दूसरा कैविटी का भाग होता है वेंट्रल कैविटी, जो सामने की ओर कैविटी होती है, उसको भी मुख्य रूप से दो भाग में बांटते हैं, एक थोरैसिक कैविटी, दूसरा एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी। जो हमारा थोरैसिक कैविटी होता है उसको भी दो भाग में बांट देते हैं, एक प्लूरल कैविटी और एक होता है दूसरा होता है पेरिकार्डियम कैविटी, जो कि हृदय के आसपास रहता है, और जो प्लूरल कैविटी होता है वो फेफड़े के आसपास के जगहों को घेरे रहता है। और दूसरा कैविटी होता है एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी, इसको भी दो भाग में बांट देते हैं, एब्डोमिनल कैविटी और पैल्विक कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी जो पेट का भाग होता है, जिसमें हमारे लीवर, पेनक्रियाज, स्टमक, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत स्थित होती है। और जो पैल्विक कैविटी होता है ये काल्पनिक रेखा के माध्यम से एब्डोमिनल कैविटी से अलग होती है, जिसमें हमारे जननांग शामिल होते हैं। और ये सारे कैविटी जो होते हैं हमारे जो शरीर के इंटरनल अंग हैं, जिसके माध्यम से हमारे शरीर सुचारू रूप से काम करता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है और उनको एक स्थिर जगह देता है शरीर के अंदर। जैसे कि हमारी मस्तिष्क के अंदर से अगर जो भी मस्तिष्क का भाग है निकाल दिया जाए तो सिर्फ क्रेनियल पोजीशन बचता है, यानी गड्ढानुमा बन जाता। वैसे पेट की बात करें, पेट में से सारे अंग अगर निकाल दिए जाए तो उसके अंदर एक खोखला भाग बन जाता है, वही कैविटी कहलाता है। आगे एक दिखाया गया है एग्जाम्पल आपको कि वेंट्रल कैविटी मेम्ब्रेन्स क्या है। तो अगर हम साधारण बातों में समझें तो हम जब बाइक चलाते हैं तो हेलमेट अनिवार्य है। हेलमेट जब हम लेते हैं तो देखते हैं अंदर पूरा भाग खाली है, ठीक। लेकिन जब हम उसको सिर पे ले लेते हैं तो क्या करता है, वो सिर को प्रोटेक्ट करता है और वो जगह भर जाता है। ठीक ऐसे ही शरीर में जो खाली जगह है उसके अंदर अंग फिट किए गए हैं जो हमारे अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी चोटों से, जैसे कि हेलमेट हमारे सिर को प्रोटेक्ट करता है बाइक चलाने में। ठीक ऐसे इस एग्जाम्पल में समझाया गया कि अगर आप एक गुब्बारा ले रहे हो, गुब्बारे में पानी भर के उस गुब्बारे को फुला दीजिए और फिर उसके अंदर उस गुब्बारे को दबाते जाइए, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो क्या होता है कि फिर उसके बाद अपने एक हाथ को गुब्बारे वाले हाथ जो अंदर दबाया गया है गुब्बारे में उसको चोट करेंगे तो उस हाथ पे चोट महसूस नहीं होता, क्योंकि एक कैविटी नुमा आकृति बन जाती है और उसके चारों ओर दो लेयर आवरण बन जाते हैं और उसमें एक लिक्विड चला जाता है, तो उसको हम प्रोटेक्ट करता है। वही काम शरीर में ही हमारी कैविटी भी हमारे आंतरिक अंगों को प्रोटेक्ट करती है। तो अगर ये प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर और लाइक करना न भूलें। इससे क्या होता है कि जितना आप लाइक करेंगे उतना चैनल ट्रेंड में आता है और लोगों जो भी ज़रूरतमंद होते हैं उनके यहाँ पहुँचता है। तो आज के इस वीडियोज़ में सिर्फ इतना ही, और जो भी चीज़ें इसमें हमसे छूट गई होंगी उसको मैं इसका जो प्रश्न उत्तर कराऊंगा उसमें हम उसको इंक्लूड करूंगा, शामिल कर दूंगा। और हमारा अगला वीडियो होगा जीवाणु और विषाणु जनित रोगों के बारे में, कि जीवाणु से कौन कौन रोग होते हैं, विषाणु से कौन कौन रोग होते हैं। तो आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए, नई नई जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए आपको धन्यवाद।